हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों ने सिख साम्राज्य में सिख गुरुओं की परंपरा देख लिया था। सिख गुरुओं की संख्या कुल कितने हुए थे? 10 हो गया था। उस सिख गुरुओं की परंपरा जब समाप्त होती है गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद से बाबू, तो अगला जो परंपरा शुरू होता है वह सिख साम्राज्य के रूप में हम लोग देखते हैं। और सिख साम्राज्य में कौन कौन सी घटनाएं हुई, किस प्रकार उन लोगों को अंग्रेजों के साथ संघर्ष होता है, ये सब कुछ एकदम पूरा विस्तार से आप लोग देखोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या कि 10 गुरुओं के बारे में हमने आपको बता दिया था। 10 गुरुओं के बाद आता है बाबू नंबर क्या? सिख साम्राज्य के अन्य। क्योंकि अब गुरु की परंपरा समाप्त हो गई है, अब कौन शुरू होगा बाबू? गुरु की परंपरा के बाद अगले बनते हैं नेता। कौन? सिखों के नेता। तो सिखों के नेता अगले कौन बनते हैं? तो देखो, अंतिम वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद अगले आते हैं, बनते हैं नेता बंदा बहादुर। कौन बाबू? बंदा बहादुर। बहादुर सिखों का अगला नेता बनता है। बंदा बहादुर के बाद बाबू बनते हैं कर्पूर सिंह। कौन? कर्पूर सिंह। कर्पूर सिंह बनते हैं। कर्पूर सिंह के बाद बाबू बनते हैं जस्सा सिंह अहुलवालिया। जस्सा सिंह अहुलवालिया। सिंह अहुलवालिया। अहुलवालिया। जस्सा सिंह अहुलवालिया। जस्सा सिंह अहुलवालिया के बाद बनते हैं बाबू आपके राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, ठीक है ना, रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह के बाद बाबू बनते हैं आपके शासक खड़क सिंह। खड़क सिंह, ठीक है ना, अगले शासक बनते हैं खड़क सिंह। और खड़क सिंह के बाद बाबू बनते हैं नैनीहाल सिंह। नैनीहाल सिंह, अगले शासक बनते हैं नैनीहाल सिंह। और नैनीहाल सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं आपके राजा दलीप, ठीक है ना, दलीप सिंह। दलीप सिंह। अब इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। और अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ, अंग्रेजों के साथ कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी संधियां हुई, अमृतसर की संधि, ठीक है ना, किसके शासनकाल में होता है, ये सब कुछ इसी में आपको देखना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके इन लोगों के बारे में देखते हैं। अब देखो, एक करके आप हेडिंग डालिए। ये तो हुआ, आपको ये ध्यान रहे कि ये किसके बाद आ रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह के बाद। 10 गुरुओं के बाद जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिखों के नेता कौन बनते हैं? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर किसके शिष्य थे? तो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, ठीक है ना। तो वहां से हम लोग ये परंपरा आगे बढ़ाते हैं। और एक पंजाब में एक सिख साम्राज्य की स्थापना होगी। और सिख साम्राज्य की स्थापना के साथ भाई साहब अब तक मुगलों के साथ संघर्ष चलता था, लेकिन अब क्या होगा बाबू? अब अंग्रेजों के साथ संघर्ष होगा, ठीक है ना। तो आपको यह सब ध्यान में रखना है। अब लिखो, अब लिखना शुरू करो एक एक करके। अगले हैं बाबू बंदा बहादुर को हेडिंग डालिए और उसके बारे में लिखिए। यह गुरु गोविंद के मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों के अगला नेता बनता है। सिखों का अगला नेता बनता है, ठीक है ना, नेता बनता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट लिखो, इसकी हत्या फर्रुख सियर ने करवा दिया। इसकी हत्या फर्रुख सियर ने करा दिया। फर्रुख सियर ने करवा दिया। इसके बारे में 2 पॉइंट, ठीक है ना, इसके बारे में 2 पॉइंट हमें पढ़ना है। किसके बारे में? राजा रणजीत सिंह के बारे में। किसके बारे में? रणजीत सिंह के बारे में और दलीप सिंह के बारे में। 2 लोगों के बारे में पढ़ना है। इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ था, तो इन्हीं के बारे में। लेकिन हम लोग पूरा सबके बारे में 1-2 पॉइंट देखते हुए आ जाते हैं, ठीक है ना। कर्पूर सिंह के बारे में लिख लो बाबू। देखो, इनके बारे में बंदा बहादुर के बारे में गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताओ गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद अगला नेता सिखों का कौन बना? तो बंदा बहादुर, ठीक है ना। कौन बना बाबू? बंदा बहादुर। तो ये आपको ध्यान में रहे, ठीक है ना। उसके अलावा बंदा बहादुर की हत्या कौन करवाया था? मुगल शासक फर्रुख सियर ने करवा दिया था, ठीक है ना। अब आ जाओ कर्पूर सिंह के बारे में। अब कर्पूर सिंह के बारे में आ जाओ, लिख लो, लिखो। इन्होंने दल खालसा की स्थापना किया। लिखो ऐसे, 1748 ईस्वी में दल खालसा नामक संस्था की स्थापित किया।
दल खालसा, ठीक ना, दल खालसा की स्थापना किया। अब आप कमेंट करके बताओ, अभी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करवाया था, ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना किसने करवाया था। अब देखो, लेकिन इसमें खालसा ही नहीं, केवल क्या है, ये दल खालसा है, ये पूरा क्या है बाबू, दल खालसा। तो दल खालसा की स्थापना कौन कर रहा है, कर्पूर सिंह। कौन कर रहे हैं बाबू, कर्पूर सिंह कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। उसके अलावा अगले आ जाइए, अगले नेता के बारे में, जस्सा सिंह अहलुवालिया के बारे में आ जाओ। जस्सा सिंह अहलुवालिया, जस्सा सिंह अहलुवालिया। अब जब कर्पूर सिंह की मृत्यु होती है, कर्पूर सिंह की मृत्यु के बाद अगले बनते हैं बाबू, सिखों के नेता बनते हैं जस्सा सिंह अहलुवालिया। लिखो इनके बारे में, इन्होंने पंजाब में मिसल व्यवस्था की शुरुआत की, मिसल व्यवस्था की शुरुआत किया। अगला लिखो, पंजाब को कुल 12 मिसलों में विभाजित किया। अभी समझा रहे हैं, विभाजित किया, ठीक है ना, 12 मिसलों में बांटा या विभाजित किया। लिखो, भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली मिसल था, भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली मिसल था, सबसे शक्तिशाली मिसल था, ठीक है ना। भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली मिसल था, जिसमें लाहौर एवं अमृतसर शामिल था, ठीक है ना, शामिल था। लाहौर एवं अमृतसर किसमें शामिल था, भंगी मिसल में। अभी समझा रहे हैं कि मिसल क्या होता है। उसके अलावा लिख लो, रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है ना। ये 4 पॉइंट किसके बारे में बाबू, जस्सा सिंह अहलुवालिया के बारे में। पहली बात, अब क्या है, इन्होंने पंजाब में मिसल व्यवस्था की शुरुआत की। अब मिसल व्यवस्था क्या है, 1 मिनट के लिए आप लोग समझो। देखो मिसल व्यवस्था क्या था, देखो ये है बाबू, मान लो कि पंजाब क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है बाबू, पंजाब। पंजाब को इन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, और कितने हिस्सों में, 12 हिस्सों में बांटा, ठीक है ना। इस तरह उन्होंने 12 हिस्सों में पूरे पंजाब को बांट दिया, और इसी को कहा गया, इसी विभाजन के टुकड़े को कहा गया कि ये मिसल है। क्या बाबू, ये मिसल है। छोटे छोटे हिस्से में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो मिसल कुछ नहीं था, मिसल बस क्या था बाबू, शासन करने के लिए पूरे साम्राज्य को, जैसे हमारा राज्य, जैसे क्या है, हमारा पूरा देश 28 राज्य में बटा है, और राज्यों में फिर राज्यों को जिले में बांटा गया। तो उसी तरह पंजाब ने अपने क्षेत्र को क्या किया, 12 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसे कहा गया क्या, मिसल। क्या कहा गया बाबू, मिसल कहा गया। कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 12 क्षेत्रों में बांटा गया। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मिसल कहा जाता था। तो पूछेगा कि बताओ पंजाब में मिसल व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो जस्सा सिंह अहलुवालिया ने। कौन किया था बाबू, जस्सा सिंह अहलुवालिया ने। पंजाब को कुल कितने मिसलों में बांटा गया था, कुल 12 मिसलों में बांटा गया था। इन 12 मिसलों में सबसे शक्तिशाली कौन था, भंगी मिसल था। कौन था बाबू, भंगी मिसल था। इन 12 मिसलों में सबसे शक्तिशाली मिसल कौन था, भंगी मिसल था। उसके अलावा बाबू इसी भंगी मिसल के अंतर्गत लाहौर भी शामिल था और अमृतसर भी शामिल था। हालांकि आगे चल करके रणजीत सिंह, ये किस मिसल से संबंधित है, सुकर चकिया। इन्हीं 12 में से एक क्षेत्र पर कौन शासन कर रहे थे, सुकर चकिया मिसल पे
रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह क्या कर रहे थे बाबू, इसी मिसल में एक में शासन कर रहे थे। उस मिसल का नाम भी पूछा गया एक बार कि बताओ राजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है, तो राजा रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से है, ठीक है ना। आगे चल के रणजीत सिंह अपने आसपास के 12 मिसलों में से अधिकतर मिसलों को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं, और लाहौर भी जीत लेते हैं, अमृतसर भी जीत लेते हैं, और अपनी राजधानी भी इसे बनाते हैं। तो इतना हो गया हमारा जस्सा सिंह अहुलवालिया के बारे में, ठीक है ना। आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजा, सबसे महत्वपूर्ण शासक रणजीत सिंह के बारे में, ठीक है ना। आप जल्दी से चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में, राजा रणजीत सिंह के बारे में, ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे बाबू, तो सुकरचकिया मिसल से। सबसे मजबूत मिसल कौन था, भंगी मिसल था। भंगी मिसल के अंतर्गत ही लाहौर और अमृतसर जैसे क्षेत्र शामिल थे, ठीक है ना। आपको यह ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, रणजीत सिंह के बारे में। लिखो, हेडिंग डालो बाबू, रणजीत सिंह, ठीक है ना, रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह के बारे में हेडिंग डालो और उनके बारे में हम लोग लिखते हैं। लिखो, रणजीत सिंह, पहला पॉइंट तो यही लिख लो कि इनका संबंध किससे था बाबू, इनका संबंध सुकरचकिया मिसल से था, सुकरचकिया मिसल से था, पहला पॉइंट, ठीक है ना। पहला पॉइंट है इनका संबंध किससे है बाबू, सुकरचकिया मिसल से। दूसरा पॉइंट इनके बारे में लिखो बाबू, इन्होंने ये क्या कहते हैं, सुकरचकिया में देखो, राजा रणजीत सिंह बड़े महत्वाकांक्षी शासक थे, ठीक ना। इन्होंने एक बड़ी सेना का निर्माण किया, बड़ी सेना का निर्माण करके भाई साहब आसपास के क्षेत्रों को जीता और अपनी सेना को और शक्तिशाली बनाया। उसके बाद बाबू क्या किए कि इन्होंने यूरोपीय लोगों से सहायता लेकर के, फ्रांसीसियों से सहायता लेकर अपनी सेना को आधुनिक किया, और आधुनिक करने के साथ ही इनके कई सारे क्षेत्रों पर और विजय हासिल किया। इनके ही शासनकाल में आप देखोगे कि भाई साहब ये कश्मीर को जीत रहे हैं, ये भाई साहब शाह शुजा को हरा रहे हैं, शाह शुजा की हल्फ कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। इस प्रकार अफगानिस्तान में, सोच रहे हो, अफगानिस्तान तक ये इनके भाई साहब दबदबा बैठा ही है। तो ये इनके ही बारे में, रणजीत सिंह के बारे में, अभी इनके बारे में जब लिखाएंगे तो आपको और भी कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले लिखो, ये क्या कहते हैं, लाहौर को जीत लेते हैं, अमृतसर को जीत लेते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं बाबू, लाहौर को जीतेंगे तो दो काम करेंगे, अमृतसर को जीतेंगे, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। अब देखो, लाहौर और अमृतसर, लाहौर को क्या कहते हैं, राजनीतिक राजधानी बनाते हैं, राजनीतिक राजधानी बना, और अमृतसर को धार्मिक राजधानी, ठीक है ना, धार्मिक राजधानी। तीसरा पॉइंट लिखो, अभी समझ में आ जाएगा, एशिया की इनकी सेना, एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना थी, दूसरी सबसे मजबूत सेना थी, ठीक है ना। इन्होंने ऐसी सेना गठन किया जो एशिया की दूसरी सबसे मजबूत और शक्तिशाली सेना थी। अब आपसे पूछे कि अगर एशिया की इनकी दूसरी सबसे महत्व शक्तिशाली सेना थी तो एशिया की सबसे मजबूत सेना किसकी थी, तो लिख लो, फर्स्ट पे कौन आता था, तो भाई साहब अंग्रेज आते, ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी। एशिया में सबसे मजबूत सेना किसकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किसकी थी भाई साहब, रणजीत सिंह की सेना, ठीक है ना, रणजीत सिंह की सेना। इसलिए कहा गया एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना, सबसे शक्तिशाली किसकी थी बाबू, राजा रणजीत सिंह की, किसकी, राजा रणजीत सिंह की। और बाबू लिख लो, और एशिया की सबसे सुंदर सेना थी, एशिया की
सबसे सुंदर सेना, सबसे सुंदर सेना किसकी थी? ये भी राजा रणजीत सिंह की। एशिया की सबसे सुंदर अगर सेना किसी की थी तो राजा रणजीत सिंह का, ठीक है ना, सुंदर सेना थी। ये भी लिख लो एक पॉइंट। अब ये तो हुआ सामान्य परिचय। अब बाबू देखो, एक बार घटना हुई, क्या? 1798 ईस्वी में। कब? 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में हम बताते हैं रणजीत सिंह के बारे में। आप रणजीत सिंह को जानते हो कि रणजीत सिंह को राजा रणजीत सिंह कह के पुकारा जाता है, ठीक है ना। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि रणजीत सिंह के बारे में कि राजा रणजीत सिंह को ऐसे पूरा लाइन लिखा होता है, राजा रणजीत सिंह ना। तो इनको राजा की उपाधि कैसे मिली थी, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। अब देखो 1798 में, कब बाबू? 1798। अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम, कहाँ का बाबू? अफगान शासक, मतलब अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम जमान शाह था। क्या नाम था बाबू? जमान शाह था, ठीक है ना, जमान शाह था। जमान शाह ने पंजाब पर किया आक्रमण। क्या जमान शाह किया बाबू? पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम जमान शाह था। जमान शाह ने पंजाब पर 1798 ईस्वी में आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है तो रणजीत सिंह इसको भाई साहब हरा देते हैं, और हरा करके भाई साहब खदेड़ के चिनाब नदी को पार करवा देते हैं। जब ये चिनाब नदी को पार कर रहा था भागते हुए, कौन? जमान शाह। हारने के बाद जब चिनाब नदी को पार कर रहा था तो पार करने के दौरान इसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गया। और चिनाब नदी में जब गिर गया बाबू, तो राजा रणजीत सिंह क्या किए, उस तोपों को निकलवा करके पुनः अफगानिस्तान में जमान शाह को भेजवा दिया कि भाई तुम्हारी तोपें भागते हुए नदी में गिर गया था, हमने आपकी तोपों को निकलवा करके आपको वापस दे रहा हूं। तो जमान शाह बड़ा खुश हुआ, ए ससुरा, हम तो हार भी गए थे, हमारा तोपों भी गिर गया था। ऐसा राजा, इतना अच्छा राजा है कि बताओ फिर से हमारे तोपों को क्या कर रहा है? वापस दे रहा है। तब जमान शाह खुश होकर के रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देता है। क्या करता है बाबू? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया, ठीक है ना, राजा की उपाधि दिया, ठीक है ना। कौन दिया था बाबू? राजा की उपाधि जमान शाह। कहां का शासक था? अफगानिस्तान का, ठीक है ना। तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कौन दिया बाबू? जमान शाह। कहां का शासक था? अफगानिस्तान का। तो ये ध्यान में रखना। अब बाबू आपको पता है, एक बार हमने आपको पढ़ाया है, आपको शायद नहीं, अभी तो नहीं पढ़ाया, शायद नहीं पढ़ा दिए, उत्तर मुगल काल में आपको पढ़ा दिए। उत्तर मुगल काल में एक शासक था जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अफगानिस्तान का शासक नादिर शाह ने, ईरान का शासक नादिर शाह ने क्या करता है बाबू? आक्रमण करता है, और आक्रमण करके भाई साहब दिल्ली को लूटता है। दिल्ली के खजाने से, मुगल खजाने से कोहिनूर हीरा ले लेता है। उसके अलावा भाई साहब तख्ते ताउस लेकर के फरार हो जाता है। तो भारत का जो कोहिनूर हीरा था, वह हीरा कहाँ चला गया था? अफगानिस्तान या ईरान चला गया था। अब बाबू, अब रणजीत सिंह क्या करते हैं कि देखो 1809 में, कब बाबू? 1809 में, 1809 में पूरा लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह अफगानिस्तान का अपदस्थ शासक शाह शुजा को गद्दी दिलाने के बदले में कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। हीरा प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रहना, क्या बाबू? कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। तो जो नादिर शाह लेकर चला गया था, उसके वंशजों से, उसके आगे के पीढ़ी से कौन फिर से वापस ले आया कोहिनूर हीरा? राजा रणजीत सिंह। किससे? क्यों लाया? क्योंकि अफगानिस्तान का एक शासक था, वहां के लोगों ने उसे अपदस्थ कर दिया, गद्दी से हटा दिया। रणजीत सिंह इसकी सहायता किए और पुनः उसको गद्दी दिलाए, और जब गद्दी दिलाए तो वो बदले में क्या किया बाबू?
रणजीत सिंह को वह कोहिनूर हीरा दे दिया। और इस प्रकार जो भारत से लूट कर लेकर गया था नादिर शाह, वह हीरा पुनः भारत आ गया। तो इस हीरे की कहानी क्या है बाबू? एक बार अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान से पुनः आ गया। आगे चलकर यही कोहिनूर हीरा दलीप सिंह के शासनकाल में, दलीप सिंह को हरा करके, दलीप सिंह के साम्राज्य को खत्म करके क्या करते हैं अंग्रेज, उस अपने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं और कोहिनूर हीरा लेकर के महारानी को भेंट कर देते हैं, ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर देते हैं। और आज भी कोहिनूर हीरा कहाँ चला गया? ब्रिटेन में अभी भी है। समझ में आया? तो इस प्रकार कोहिनूर हीरा के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ था सामान्य परिचय। अब भाई साहब, हमने आपको पहले ही बता रखा था कि रणजीत सिंह भाई साहब बड़े महत्वाकांक्षी हैं, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत रहे हैं। आपने देखा कि लाहौर और अमृतसर कभी किसी और के हवाले था, आज इनके अधीन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सभी साम्राज्य को, अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत रहे हैं। कश्मीर भी इनके शासनकाल में, रणजीत सिंह के शासनकाल में इनके साम्राज्य में शामिल हो गया। अब ये ऐसे ऐसे करके अपने साम्राज्य को चारों तरफ बढ़ा रहे थे। तो भाई साहब, जब ये सिंध सतलज नदी के पास पहुंचते हैं, तब इनका विवाद अंग्रेजों से होता है। और अंग्रेजों से विवाद होने के कारण भाई साहब राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि होती है। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि होती है। तो ये भी लिख लो बाबू, 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में लिखो, 1809 ईस्वी में लिखो, 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि होती है, ठीक है ना। अमृतसर की संधि होती है। ये संधि किसके किसके बीच होता है बाबू? लिख लो, ये संधि होता है दो लोगों के बीच में। एक तरफ कौन है बाबू? एक तरफ है अंग्रेज, ठीक है ना, एक तरफ है अंग्रेज और दूसरी तरफ है राजा रणजीत सिंह, ठीक है ना, ठीक है ना। एक तरफ कौन है? अंग्रेज और एक तरफ कौन है? रणजीत सिंह। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? लॉर्ड मिंटो। कौन था बाबू? लिख लो यहीं पे, अंग्रेजों की तरफ कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम, ऐसे लिख लो, मिंटो प्रथम या लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना, मिंटो प्रथम। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? मिंटो प्रथम था। और दूसरी तरफ कौन था? रणजीत सिंह, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तरफ कौन था बाबू? एक तरफ था मिंटो प्रथम और दूसरी तरफ था राजा रणजीत सिंह। अब इस संधि के तहत, कौन से? 1809 में हुए अमृतसर की संधि के तहत बाबू, राजा रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा क्या तय किया गया? सतलज नदी। कौन सा बाबू? लिख लो यहीं पर। इस संधि के तहत रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा, रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा सतलज नदी, लिखो, सतलज नदी को बनाया गया, ठीक है। अर्थात अब वो सतलज नदी को इस पार किसका साम्राज्य होगा? राजा रणजीत सिंह का। और इस इधर कौन होगा? अंग्रेज होंगे, ठीक है ना। मतलब अब राजा रणजीत सिंह सतलज नदी के पूरब की तरफ अपना विस्तार नहीं कर सकते। ये संधि कौन था? अमृतसर की संधि था। तो ये आपको ध्यान में रखना, 1809 में हुआ। किसके किसके बीच? मिंटो प्रथम और राजा रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस प्रकार आपने देखा राजा रणजीत सिंह के बारे में। अब एक बार हम पूरा फिर से आपका रिवीजन करा देते हैं राजा रणजीत सिंह के बारे में। देखो, राजा रणजीत सिंह के बारे में आपने देखा कि सबसे पहले कि 1809 ईस्वी में क्या हुआ? अमृतसर की संधि। किसके किसके बीच? मिंटो प्रथम और रणजीत सिंह के बीच। 1898 में अफगानिस्तान का जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके तोपों को निकलवा करके वापस कर दिया था। इनका संबंध सुकर चकिया मिसल से था। इन्होंने लाहौर को राजनैतिक राजधानी बनाया, इन्होंने अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाया। इनकी एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना थी। पहला कौन था? तो अंग्रेजों का था। बाबू, एशिया का सबसे सुंदर सेना किसका है बाबू? इन्हीं का है। 1809 में रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक शाह शुजा की सहायता करके बाबू क्या किए? उससे कोहिनूर हीरा
प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था रणजीत सिंह के बारे में। अब आ जाते हैं बाबू अगले शासकों के बारे में। तो इनके शासनकाल में केवल एक घटना अंग्रेजों के साथ 1809 में अमृतसर की संधि। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग अगले शासकों की तरफ, ठीक है ना। अभी तो लड़ाइयाँ भी हमको करानी है, ठीक है ना। सोबारा का युद्ध लड़ाना है, गुजरात का, चिलिया वाला, ये सारे युद्ध पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। अभी कोहिनूर हीरा ये सब छीन लेंगे फिर से। अभी आ गया सिख साम्राज्य के पास कोहिनूर हीरा, लेकिन आगे चल के ये फिर छीन लेंगे ससुरा, ठीक है ना। अंग्रेज लोग कोहिनूर हीरा फिर से छीन लेंगे। कोहिनूर हीरा जैसे लगता है कि ससुरा भारत में रुकना ही नहीं चाहता, जैसे आता है चला जाता है। मतलब इतिहास के संदर्भ में, आज के संदर्भ में मत सोचना कि ससुरा आया ही कब था, ठीक है ना। तो इतिहास के संदर्भ में जब देखोगे तो कोहिनूर हीरा जैसे आता है भारत के पास, वैसे क्या होता है बाबू, चला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाएंगे इन छोटे बड़े शासकों के बारे में। शासक छोटे हैं, कैसे हैं बाबू, शासक छोटे हैं लेकिन अंग्रेजों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। क्यों, जब तक राजा रणजीत सिंह थे तब तक इनके साम्राज्य का विस्तार होता रहा, लेकिन जैसे राजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद आ जाते हैं टुटपुजिया शासक, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद इनके साम्राज्य में हो जाती है गुटबंदी, गद्दारी। इस वजह से क्या होता है, ये युद्ध हारते हैं और युद्ध हारने की वजह से बाबू इनका साम्राज्य अंग्रेज छीन लेते हैं, अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। रणजीत सिंह के बाद बाबू अगले सिख नेता बनते हैं खड़क सिंह, ठीक है ना, खड़क सिंह। हालांकि इनके शासनकाल में भी कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। नैनिहाल सिंह बनते हैं उसके बाद बाबू, खड़क सिंह के बाद कौन बनते हैं, नैनिहाल सिंह। आपने सुना होगा ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। तो वो वाला जो कहावत है बाबू, खड़क सिंह कहाँ के शासक थे, तो खड़क सिंह पंजाब के शासक थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। खड़क सिंह के बाद नैनिहाल सिंह अगले राजा बनते, अगले शासक बनते सिखों के। उनके शासनकाल में भी कुछ नहीं। उसके बाद बाबू दलीप सिंह, जब नैनिहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगले नेता सिखों के अगले राजा कौन बनते हैं, दलीप सिंह बनते हैं। लेकिन दलीप सिंह की उम्र मात्र 5 साल थी। अब सोचो कि कैसे, जब 5 साल थी बाबू तो कैसे ये राजा बने। बाबू राजा बन जाते हैं, ठीक है ना। अगले लिखो, हेडिंग डालो दलीप सिंह, ठीक है ना, दलीप सिंह, दलीप सिंह अल्पवयस्क थे। ये राजा बनते समय अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क, ठीक है ना। कितने साल के, 5 साल के, 5 वर्ष के, ठीक है ना। ये मात्र 5 ही वर्ष के थे बाबू, जब ये राजा बने थे तो 5 ही वर्ष के थे। लेकिन इनकी संरक्षिका कौन थी, रानी जिंदन कौर, रानी जिंदन कौर, ठीक है ना, रानी जिंदन कौर। अब रानी जिंदन कौर कौन है और दलीप सिंह कौन है। दलीप सिंह राजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे और रानी जिंदन कौर रणजीत सिंह की पत्नी थी, अर्थात दलीप सिंह की माता थी कौन, रानी जिंदन कौर। तो रानी जिंदन कौर वास्तविक रूप में तो रानी थी एक तरह से, लेकिन नाम किसका था, दलीप सिंह का। मतलब रानी जिंदन कौर के नेतृत्व में दलीप सिंह राजा बने थे, अर्थात संरक्षिका कौन है, रानी जिंदन कौर। बस नाम का कौन है शासक, दलीप सिंह, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास है, रानी जिंदन कौर के पास। और ये दोनों मिलके बाबू आगे चल के अपना साम्राज्य आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध हो जाता है, ठीक है ना। इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध हो जाता है। उस युद्धों को देख लेते हैं, उन युद्धों को देख लेते हैं। अब हेडिंग डालो, इन्हीं के शासनकाल में होगा, दलीप सिंह के ही शासनकाल में सब होगा, ठीक है ना। ये मत लगाना कि अलग से। अब हेडिंग डालो इसी में, प्रथम, अब मिटा देते हैं थोड़ा सा क्योंकि हमें 2 युद्ध कराना है, दोनों युद्ध के लिए काफी जगह चाहिए, ठीक है ना। दलीप सिंह के बारे में लिखो, ठीक है, दलीप सिंह के ही बारे में चलेगा। इनके शासनकाल में 2 युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है ना। लिखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध,
ठीक है ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब बाबू? 1845 से लेकर के 46 तक, 1845 से 46 तक। कब तक चला था? 1845 से लेकर के 46 तक। अब देखो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अब क्या हुआ हो। पहले तो शुरू में कई छोटे बड़े युद्ध होते हैं। पहला तो बाबू छोटा बड़ा युद्ध होता है। इसके अलावा लिख लो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में एक तरफ कौन होंगे? अंग्रेज होगा, और एक तरफ कौन होंगे भाई साहब? सिख। इधर कौन होंगे? सिख होंगे, सिख शासक, और इधर अंग्रेज होंगे, अंग्रेज। उस समय सिखों का राजा कौन था बाबू? दलीप सिंह थे, पता ही आपको है, दलीप सिंह थे। और दूसरी तरफ कौन था बाबू? हार्डिंग प्रथम था। कौन था? हार्डिंग प्रथम था। अंग्रेजी गवर्नर कौन था बाबू? हार्डिंग प्रथम। तो पूछेगा बताओ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? तो हार्डिंग प्रथम। भाई साहब अंग्रेजों और सिखों के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध को कहा जाता है बाबू, कहा जाता है मतलब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही छोटे बड़े कई सारे युद्ध होते हैं, ठीक है ना। छोटे बड़े कई सारे युद्ध होते हैं, लेकिन सोबारा के युद्ध में, कौन सा बाबू? सोबारा के युद्ध या सोबारा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? सोबारा के युद्ध में बाबू। सोबरा या सोबारा का युद्ध में कब हुआ था? 46 में। 1800 सोबरा का युद्ध 1846 में क्या होता है? युद्ध होता है, सोबरा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच। इस युद्ध में बाबू, इस युद्ध में क्या होता है? सिख पराजित होते हैं। इस युद्ध में सिख क्या हो जाते हैं? सिख पराजित होते हैं, अर्थात हार जाते हैं। और जीतता कौन है बाबू? अंग्रेज जीतते हैं। कौन? अंग्रेज जीतते हैं। कौन जीतते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। सोबरा का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? सिखों और अंग्रेजों के बीच। और हारा कौन? सिख। जीता कौन बाबू? अंग्रेज। अब इस युद्ध के बाद बाबू अब हार गए हैं, तो जाहिर सी बात है युद्ध के बाद हमेशा क्या होती थी? संधि होती थी। लिख लो, लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि कब होगी? 1846 ईस्वी में। कब हुआ बाबू? लाहौर की संधि कब हुआ? 1846 ईस्वी में। अब ध्यान देने वाली बात है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? 45 से 46 भी। उस समय सिखों का नेता कौन था? दलीप सिंह। उस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? हार्डिंग प्रथम। भाई साहब इस युद्ध के दौरान छोटे बड़े 5-6 युद्ध हुए, लेकिन अंतिम युद्ध सोबरा का युद्ध हुआ। कौन सा? अंतिम युद्ध सोबरा का या सोबारा का युद्ध हुआ। इस सोबरा या सोबारा के युद्ध में 1846 ईस्वी में भाई साहब सिख पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस युद्ध के बाद जाहिर सी बात है किसी भी युद्ध के बाद क्या होता है? संधि होती है। तो भाई साहब लाहौर की संधि हुई। कौन सी? लाहौर की संधि हुई। तो यह ध्यान में रखना कि प्रथम से आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी? तो 1846 में कौन सी संधि होगी? लाहौर की संधि। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा निर्णायक युद्ध था? तो सोबरा का युद्ध था। सोबरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिखों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अब यहीं पर एक संधि के तहत, लाहौर की संधि के तहत ही बाबू अंग्रेजों ने सिखों पर 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना लगा दिया। 1.5 CR का क्या कर दिया? युद्ध हर्जाना लगा दिए। युद्ध हर्जाना लगा दिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, 1.5 करोड़ रुपए का क्या लगा दिए? युद्ध हर्जाना। अब उस समय दलीप सिंह क्या है? शासक, और इनकी माता जिंदन कौर क्या है? संरक्षिका। लाहौर की प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सोबरा का युद्ध हुआ। सोबरा के युद्ध में सिख नेता पराजित हुए। इस पराजय के बाद लाहौर की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने सिखों पर 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगा दिया। इस युद्ध हर्जाना को भरने के लिए सिख नेताओं ने 50,000 रुपया तो नगद दिया और 1 लाख वसूलने के बदले उन्होंने कहा कि भाई हम 50,000 दे रहे हैं, बचा हुआ 1 करोड़ जो है, जब तक हम आपको 1 करोड़ पूरा नहीं कर देते हैं तब तक के लिए आप कश्मीर आपको देते हैं, तब तक वहां से आप क्या करिए? टैक्स वसूली करिए, ठीक है ना। जब तक हम आपका पूरा पैसा
दे नहीं देंगे, 50,000 नगद दे दिया, बचा कितना 1 करोड़। जब तक ये 1 करोड़ वापस नहीं हम आपको दे देंगे तब तक आपको क्या करना है, इस कश्मीर पर आपका अस्थायी नियंत्रण, मतलब भाई साहब पूर्ण रूप से नहीं दे रहे हैं, बशर्ते 1 करोड़ वसूलने के बदले आपको अस्थायी तौर पे देंगे। जब हम आपको 1 करोड़ वापस दे देंगे तो आपका 1.5 करोड़ पूरा हो जाएगा, तब आप क्या करना, हमारा कश्मीर दे देना। लेकिन अंग्रेज इतने चालबाज थे बाबू, कश्मीर को ही बेच दिया, कश्मीर को डोगरा सरदारों को बेच दिया, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने जो कश्मीर मिला था अस्थायी तौर पर किससे, सिखों से, उस कश्मीर को डोगरा सरदारों को बेच दिया। कौन, इन अंग्रेजों ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इस प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध खत्म हो गया। लेकिन ये सिख युद्ध, अब भाई साहब कश्मीर मिला था इन लोगों को अस्थायी तौर पे कि जब हम 1 करोड़ वापस दे देंगे तो हमारा कश्मीर दे देना, लेकिन ये ससुरा बेच दिए। एक गुस्सा ये था, दूसरा गुस्सा सिखों का पराजय का था, और भाई साहब आगे चलकर इसी पराजय का बदला लेने के लिए एक बार और युद्ध होगा, ठीक है ना। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के रूप में जाना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पंजाब का नामो निशान अंग्रेजों के शासनकाल में मिटा दिया जाएगा, ठीक है ना, साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसमें भी बेचारे सिखों का पराजय होता है, ठीक है ना। तो ये सॉरी लिखो, अगला लिख द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कब से कब तक हुआ था, 1848-49 में, ठीक है ना, 1848 से 49 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भाई साहब इसमें भी कई सारे युद्ध होते हैं, जैसे रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, ठीक है ना। रामनगर, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध, ये सब कब कब तो हुआ, 1848 में हुआ पहला वाला, दूसरा वाला 1849 में हुआ बाबू, तीसरा वाला 1849 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। देखो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों और सिखों के बीच 2 युद्ध हुआ, 3 युद्ध, रामनगर, चिलियावाला और गुजरात। पहले दूसरे में तो सिखों ने बड़ी बुरी तरह से पलड़ा भारी रखा, अर्थात अंग्रेजों को बहुत, मतलब अंग्रेज ही जीते, लेकिन अंग्रेजों को भाई साहब बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, हारते हारते जीते थे। कहां तक, चिलियावाले के युद्ध में। लेकिन गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों ने भाई साहब भयंकर तरीके से पलटी मारी और सिखों को पराजित किया, और सिखों को पराजित करने के बाद भाई साहब सिख राजा को, दलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया और सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन बाबू गुजरात के युद्धों के बारे में थोड़ी सी हम लोगों के लिखना पड़ता है। जैसे गुजरात का युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गुजरात के युद्ध को लिखो। पहली बात तो ये तीनों ही युद्ध आपको ध्यान में रखना है, किसके किसके बीच हुआ था, लिखो। ये युद्ध के दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कुछ चीजें हमको लिखना है, लिखो। जैसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन था उस समय, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था बाबू, लॉर्ड डलहौजी था। गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजों का गवर्नर था, और सिखों का नेता कौन था, दलीप सिंह ही थी। कौन थे बाबू, दलीप सिंह थे, ठीक है ना, दलीप सिंह थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उस समय राजा कौन था, सिखों का नेता दलीप सिंह और अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। तो पूछेगा कि सिख साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के। रामनगर के युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको बताना अंग्रेजों और सिखों के बीच में। ये तीनों ही युद्ध किसके बीच में हुआ था बाबू, अंग्रेज और सिखों के बीच में, अंग्रेज और सिख के बीच, ठीक है ना।
ये तीनों ही युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिखों के बीच। रामनगर का युद्ध कब हुआ? 1848 में। चिलियावाला का युद्ध किसके बीच में? 1849 ईस्वी में। और गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी में। अब लिखो गुजरात के युद्ध के बारे में लिखो, इस गुजरात के इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज भाई साहब सिखों को बुरी तरह पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद पूरे साम्राज्य को क्या करते हैं? अपने में मिला देते हैं। और दलीप सिंह को कहते हैं, दलीप सिंह और इनकी माता जिंदन कौर को क्या कहां भेज देते हैं? ब्रिटेन भेज देते हैं। कहां? ब्रिटेन भेज देते हैं, ठीक है ना। दलीप सिंह को क्या करते हैं? ब्रिटेन भेज देते हैं। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज क्या करते हैं? कोहिनूर हीरा छीन लेते हैं। दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा दलीप सिंह से प्राप्त करते हैं या छीन लेते हैं। दलीप सिंह से छीन लेते हैं तथा ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर देते हैं। ब्रिटेन के महारानी को भेंट कर देते हैं। ब्रिटेन के महारानी को भेंट कर देते हैं, ठीक है ना, भेंट कर देते हैं। और आज भी कहाँ है बाबू? ब्रिटेन में ही कोहिनूर हीरा अभी भी है, ठीक है ना। तो इस युद्ध में आपको क्या समझ में है? द्वितीय आंग्लेय, अब एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोगों को समझना है। द्वितीय आंग्लेय सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से लेकर 49 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों और सिखों के बीच 3 लड़ाइयां हुई, जो रामनगर का युद्ध 1848 में, चिलियावाला का युद्ध 1849 ईस्वी में, गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी में। इस युद्ध को, गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान बहुत सारा तोपों का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दलीप सिंह थे और डलहौजी था, ठीक है ना। किसके किसके बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? ये तीनों युद्ध किसके बीच? अंग्रेजों और सिखों के बीच। इस युद्ध में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिख नेता, सिख पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद इनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इसके बाद दलीप सिंह को ब्रिटेन पढ़ने के लिए, लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है तथा दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा जबरन छीन करके महारानी, ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया जाता है। तो यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था भाई था, ठीक है ना। अब इस प्रकार हमारा प्रथम और द्वितीय सिख युद्ध समाप्त हुआ। अब बाबू इसी में 2-3 पॉइंट और बचा है, जैसे नोट करके लिखना होता है, जैसे बताओ रणजीत सिंह के बारे में कुछ कहावतें हैं। कहावतें क्या हैं? मतलब उनके बारे में वक्तव्य है, पूछा जाता है कि बताओ ये बातें कौन कौन कहा था, ठीक है ना। जैसे अभी आपको हम लिखकर बताते हैं, ठीक है ना। विक्टर जैकमा नाम सुने हो? लिखो, नोट करके लिखो, 2-3 पॉइंट है, लिखो नोट करके लिखो। रणजीत सिंह खुद कहते हैं, ठीक है ना, रणजीत सिंह लिखो। ईश्वर ने हमें एक आंखें इसलिए दिया है, ईश्वर ने हमें एक आंखें इसलिए दिया ताकि मैं सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार कर सकूं, ठीक है ना। देखो राजा रणजीत सिंह क्या थे? राजा रणजीत सिंह एक आंख से शायद अंधे थे। अब वो इसलिए अपने एक आंख के बारे में यह कहते हैं कि ईश्वर ने हमें एक आंखें इसलिए दिया ताकि मैं सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार कर सकूं। अर्थात इस बात से क्या पता चलता है कि जो रणजीत सिंह हैं काफी उदार शासक थे, धार्मिक मामलों में काफी उदार शासक थे। और लिखो बाबू, एक पॉइंट और लिखो रणजीत सिंह के बारे में।
इनके बारे में विक्टर जकमा ने एक बात कहा है, लिखो। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया। नेपोलियन से किया। और लिखो सिखों का अंतिम नेता दलीप सिंह थे। ठीक ना। कोहिनूर हीरा, अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा दलीप सिंह से प्राप्त किया। ठीक ना, दलीप सिंह से प्राप्त किया। तो ये कुछ बात थी। तो इस प्रकार हमारा सिख साम्राज्य हो गया समाप्त। ठीक है, तो सिख साम्राज्य हो गया हमारा समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है ना, एक आध दो युद्ध है, उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे अपने अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों पर। ठीक है ना, तो अभी दो एक चीज़ और पढ़ाना बाकी है, जैसे कि अभी हड़प नीति पढ़ाना है तुम लोग को, और सहायक संधि प्रणाली पढ़ाना है आपको। तो इस प्रकार जब सारे साम्राज्य ये लोग अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, तो उसके बाद इनके द्वारा वहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ चालू की गई, कौन कौन से नीतियाँ चालू किया गया, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, आप लोग बने रहें।